वीडियो के इस भाग में समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो का जो दौर था उसका उल्लेख किया गया है। नेहरू जी जिस समय ये भारत की खोज पुस्तक लिख रहे थे जेल प्रवास के दौरान, उस समय आज़ादी के आंदोलन का चरमोत्कर्ष था और अक्सर बहुत कोशिश की जा रही थी कि हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार बना रहे। इसलिए अतीत को नए सिरे से परिभाषित करने की बहुत अधिक आवश्यकता थी। तो नेहरू जी के अनुसार ये है कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण की या भारत में मुस्लिम युग की बात करना गलत या भ्रामक है। यानी ये आता है कि मुसलमान यहाँ आए और शासन किया, इस्लाम का यहाँ प्रभाव रहा। तो इसको एक नए नज़रिए से उन्होंने देखा कि इस्लाम ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, वह भारत में कुछ सदियों के बाद आया। तो फिर आक्रमण किसने किया? यानी बहुत सी ऐसी जातियां थी, सीमावर्ती जातियां या मध्य एशिया की जातियां, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने भी इस्लाम को स्वीकार किया। बाद में वो इस्लाम को लेकर के यहाँ आए। आक्रमण तुर्कों ने यानी महमूद ने 1000 ईस्वी के आसपास, फिर अफ़गानों ने किया, इसके बाद तुर्क और मंगोल अर्थात मुग़लों ने किया। इनमें से बाद के दो आक्रमण यानी अफ़गानों के और मुग़ल के जो आक्रमण ये महत्वपूर्ण थे। अफ़गानों को हम भारत का सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं, यानी अफ़गानिस्तान के क्षेत्र के आसपास ये जातियां थीं जो भारत के लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं कही जा सकती हैं। उनके राजनीतिक शासन के काल को हम हिंद अफ़गान युग कहना चाहिए, यानी वह भी हिंद का एक ही भाग है और सीमावर्ती क्षेत्र था, वहाँ से ये जातियाँ आई। मुग़ल भारत के लिए बाहर के थे और अजनबी थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही तेज़ी से बदलाव किया अपने आप में और वो भारतीय परिवेश और ढांचे में तेज़ी से समा गए। यानी उन्होंने भारत को ही अपनी जन्मभूमि मान लिया, जो उत्तरवर्ती राजा हुए। अफ़गान शासक और जो लोग उनके साथ आए थे वे भी भारत में समा गए। समा गए का मतलब कि यहाँ के समाज का हिस्सा बन गए। वो धीरे धीरे उनके परिवारों का पूरी तरह से भारतीयकरण हो गया। भारत को वो अपना घर और बाकी सारी दुनिया को फिर वो विदेश मानने लगे। इसलिए उन्हें बहुत लंबे समय तक विदेशी मानना ठीक नहीं है, ऐसा नेहरू जी मानते हैं। राजनीतिक झगड़ों के बावजूद उन्हें सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया। राजपूत और राजाओं में से बहुतों ने उन्हें अपना अधिराज यानी अपना शासक मान लिया, पर कुछ ऐसे भी राजपूत सरदार थे जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर दी। यानी वो हमेशा उन्हें विदेशी मानते रहे और उनके साथ संघर्ष करते रहे। दिल्ली के प्रसिद्ध सुल्तान फिरोज शाह की माँ हिंदू थी। यही स्थिति गयासुद्दीन तुगलक की थी, तुगलक वंश के संस्थापक। अफ़गानी, तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते थे, यानी उच्च स्तर पर सामाजिक रिश्ते बनते चले गए, वैवाहिक रिश्ते बनते चले गए, संधियाँ होती रहीं। हाँ, निचले जो मध्य वर्ग था वहाँ काफ़ी खिंचाव महसूस होता था। तो ये स्थितियाँ बनी। दक्षिण में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से बहुत ही धूमधाम से विवाह किया था। इस दौर में जब शांति स्थापित हुई धीरे धीरे, तो बहुत ही कुशल प्रशासन का भी विकास हुआ। यातायात के साधनों पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया और उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है मार्गों का विकास, सड़कों का विकास, चाहे वो सैनिक कारणों से हो या व्यावसायिक कारणों से हो, व्यापार के उद्देश्य से हो। सड़कें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो यानी सड़कों के विस्तार पर भी बहुत अधिक काम किया गया। स्थानीय रीति रिवाजों में इन लोगों ने यानी अफ़गानों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। शेर शाह जिसने मुग़ल काल के आरंभ में हस्तक्षेप किया था, यानी शेर शाह जो बाबर और हुमायूं के बाद जिसने दिल्ली की बागडोर संभाली, एक छोटा सा अंतराल है, छोटा सा समय है, लेकिन उसने कुछ ऐसे कार्य किए जिसने आने वाले मुग़ल शासकों के लिए एक दिशा निर्देश का काम किया और एक नए युग की शुरुआत, एक नए युग की नींव भी डाली। उन्होंने मालगुजारी व्यवस्था की नींव डाली, यानी राजस्व व्यवस्था पर बहुत काम हुआ और जिसे आज हम जीटी रोड कलकत्ता से अमृतसर कहते हैं, यानी एक बहुत बड़े सड़क मार्ग का भी उन्होंने निर्माण करवाया। अकबर के जो प्रसिद्ध मंत्री थे टोडरमल हैं, उसकी नियुक्ति भी शेरशाह सूरी ने ही की थी। यानी उनका ही जो काम है उसे अकबर ने आगे बढ़ाया।
ज़मीन की पैमाइश कराना, ज़मीन की नाप और रकबा तैयार करना, और उसके बाद फसल की जो उत्पादन है उसका आंकड़ा तैयार करना, और लगान की व्यवस्था को एक सुचारू रूप दिया। हिंदुओं की क्षमता का अफ़गान शासकों ने अधिकाधिक उपयोग किया। भारत और हिंदू धर्म पर अफ़गानों का विजय का दोहरा असर पड़ा। तत्काल प्रभाव तो ये पड़ा कि अफ़गान शासन में पड़ने वाले क्षेत्रों से जो दूर भागकर दक्षिण की ओर चले गए, यानी ऐसे लोग जो अफ़गान शासन में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे थे, दबाव महसूस कर रहे थे, या वो उन्हें विदेशी मान रहे थे, तो वो उन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया। और दक्षिण में जाने के बाद वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है या समाज है, वो कठोर बनता चला गया, जटिलता आती गई, नियम बंधते चले गए। और आप देख सकते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम उन जटिलताओं से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जाति पाति है, छुआछूत की व्यवस्था है, शादी संबंधों में हम गोत्र, उपगोत्र, उपजातियों इसमें उलझे हुए हैं आज भी। तो इसके पीछे यही कारण है। परिणामतः समन्वय फिर धीरे धीरे रूप लेने लगा। वास्तुकला की नई शैलियाँ भी उपजी, क्योंकि जो उत्तर भारत में कई प्रभाव थे, बाहरी आक्रमणकारों के कार्यों के या यूनानी कला के और अन्य कलाओं के प्रभाव थे, वो सारे चीज़ प्रभाव दक्षिण की ओर जब रुख किए, तो वहाँ भी कलाओं में समन्वय हुआ। संगीत के क्षेत्र में समन्वय हुआ, वास्तुकला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और दक्षिण भारत का साहित्य, संगीत और स्थापत्य सभी में समृद्धि पहुँचती है। भारत की प्राचीन शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण करते हुए उसने कई दिशाओं में विकास किया। फारसी भाषा उस समय दरबार की भाषा बन गई, सरकारी भाषा बन गई। फारसी के बहुत से शब्द जो बोलचाल के थे, वो बोलचाल के शब्द हिंदी भाषा में कह सकते हैं या जन भाषाओं में भी उनका प्रयोग किए जाने लगा, और धीरे धीरे जन भाषाओं का भी विकास हुआ। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन था, या कहिए कि समाज पर प्रभाव था, वह था पर्दा प्रथा। अब पर्दा प्रथा के कारणों का बहुत स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि मुग़ल काल में ये प्रथा शुरू हुई, जिसमें जो उच्च वर्ग है, हिंदू और मुसलमान दोनों का जो पद और आदर की निशानी समझा जाता था, संभ्रांत वर्ग की महिलाओं को पर्दे में रखने की प्रथा जो शुरुआत हुई, वो धीरे धीरे जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्ग है, वहाँ भी फैलने लगी। वो भी देखा देखी और अपने महिलाओं का एक उच्च घराना दिखाने के लिए, उच्च पद पर्दानशी दिखाने के लिए इसका पाया। जो सबसे निचला तबका है वो इस सब चीज़ों से अछूता बना रहा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें एक लंबे अंतराल के बाद समाज के एक बहुत बड़े व्यापक वर्ग को इसने अपने प्रभाव में ले लिया, और जिससे फिर महिलाओं की बाद में स्थिति कमज़ोर होती चली गई, और ये उनके लिए पर्दा प्रथा बेड़ियों से कम नहीं होगी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जो प्रभाव बाहरी दबाव से ज़्यादा जूझता रहा, वहाँ इतनी जटिलता नहीं थी पर्दा प्रथा में, लेकिन जहाँ शांति अधिक थी, जहाँ हलचल कम थी, वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा हुआ। यानी उस मध्य और विशाल पूर्वी भारत में, जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि पंजाब और सरहदी सूबों में मुख्यतः जहाँ मुस्लिम इलाके थे, पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी नहीं थी, जैसा मैंने अभी बताया। दिल्ली में अफ़गानों के प्रतिष्ठित होने के साथ पुराने और नए के बीच एक समन्वय भी रूप ले रहा था। इनमें से अधिकतर परिवर्तन उच्च वर्गों में थे, अमीर वर्ग में थे, और उसका असर विशाल जनसमूह पर पड़ा। विशेषकर देहाती जनता पर इसका प्रभाव अधिक नहीं पड़ा। उनकी शुरुआत दरबारी समाज में होती थी और वे शहरों और कस्बों में फैल जाते थे। यानी जो अफ़गान या जो इस तरह की जातियाँ आई, वो भले ही एक शहर में अधिक प्रभाव रहता था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे वो गांव की ओर, कस्बों की ओर रुख करते थे और यहीं की संस्कृति का हिस्सा बन जाते थे। दिल्ली और संयुक्त प्रांत यानी जो आधुनिक उत्तर प्रदेश है, इसके केंद्र बने, ठीक उसी तरह जैसे पुरानी आर्य संस्कृति का केंद्र रहे। यानी आर्य भी जैसे एक जगह रुके, फिर धीरे धीरे समाज के बड़े हिस्से में फैलते चले गए। इस आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर खिसक गया, जो हिंदू रूढ़िवादिता का गढ़ बन गया। इसका उल्लेख नेहरू जी ने पहले भी अभी किया हुआ है। जब तैमूर के हमले से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई, यानी जो दिल्ली सल्तनत है, जब तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया उसके आसपास, तैमूर लंग ने,
तो दिल्ली का शासन कमज़ोर पड़ा और वह तो लूट खसोट करके कत्लेआम करके वापस चला गया, लेकिन उसके बाद के जो प्रभाव हुए उनमें से सत्ता कमज़ोर होते ही छोटे राज्यों का भी उदय होने लगा, छोटे शासन का, जिसमें से सरकी शासन जौनपुर यानी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है आधुनिक समय में, पहले संयुक्त प्रांत में आता था, एक छोटी सी मुस्लिम रियासत खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी रही। विकसित होती हुई आम भाषा हिंदी को भी यहाँ प्रोत्साहित किया गया और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्मों के बीच समन्वय करने का भी इस रियासत में प्रयास हुई। ये छोटी लेकिन एक सशक्त रियासत कही जा सकती है। लगभग इसी समय उत्तर में सुदूर कश्मीर में भी एक स्वतंत्र मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन को उसकी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और प्राचीन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के कारण भी बहुत यश प्राप्त हुआ। पूरे भारत में एक नई उत्तेजना सक्रिय थी और नए विचारों लोगों को परेशान कर रहे थे। भारत विदेशी तत्वों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत खुद भी अपने आप को बदल रहा था। यानी जो बाहरी प्रभाव हुए, आक्रमण के प्रभाव हुए, एक सशक्त संस्कृति जो बाहर से आई, तो आप एकदम से अछूते नहीं रह सकते, कोई तो रिएक्शन होगा उसमें। अपने आप में भी आप बदलाव लाएंगे, उसमें भी लाएंगे, या उससे आप संघर्ष करते हैं, तब भी आपके समाज में बदलाव आते हैं। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का जानबूझकर समर्थन किया और वर्ण व्यवस्था की निंदा की। जो इस समय भक्ति आंदोलन साहित्य में शुरू होता है या सामाजिक बदलाव के लिए आंदोलन शुरू होता है, उसमें हिंदू धर्म को अपनी कमियों को भी झांकने का अवसर मिला और उसमें एक सबसे बड़ी बाधा थी वर्ण व्यवस्था। उसकी निंदा की गई या उपेक्षा की गई और मनुष्य को समान मानने की चेष्टा पर बल दिया गया। 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके भी अनुयायी हुए कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। कबीर आप हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो इन्होंने समन्वय का प्रयास किया, हिंदू धर्म और इस्लाम की दोनों की कमियों की ओर भी संकेत किया और कहा कि दोनों एक ही ईश्वर निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप की ही उपासना करते हैं, इसलिए बहुत अधिक अंतर नहीं है। उत्तर में गुरु नानक हुए जिन्होंने जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियों, समाज की जो जटिलताएं हैं उससे अलग करके एक नए धर्म को संस्थापित किया और यानी जो धर्म के जो विशुद्ध स्वरूप हैं उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा। भारत में इस्लाम का स्वरूप भी दूसरे स्थानों से भिन्न हुआ क्योंकि उसे भी अपनी कमियों और खामियों की ओर भी संकेत मिला। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को भी प्रभावित किया, जबकि हिंदू धर्म में जो उपनिषद का दौर है वहाँ एकेश्वरवाद की बात आती है, लेकिन व्यवहार में बहुदेववाद की ओर झुकाव अधिक था। इस्लाम के आने पर पुनः एकेश्वरवाद की ओर बढ़ने का हिंदुओं को भी अवसर मिला। इनमें से अधिकतर भारतीय मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उनका पालन पोषण प्राचीन परंपराओं से हुआ। वे अब भी उन्हीं से घिरे थे। उनमें बाहर से आने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। यानी जो यहाँ की एक बड़ी आबादी है जो मुस्लिम हुई वो हिंदू धर्म से को छोड़ करके हुई थी। तो जो पीढ़ियों से संचित संस्कार हैं, व्यवहार हैं, वो नए धर्म में जाकर के भी बहुत एकाएक नहीं बदले, एकाएक बदलाव नहीं होता है। विदेशी तत्वों के भारत में अधिकाधिक आत्मसात होने का सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग करना, जो यहाँ की बोलचाल की भाषा थी। हिंदी या हिंदवी या मिलीजुली भाषाएं थी जो बोलियों के रूप में थी। भले ही दरबार की भाषा फारसी बनी रही। आरंभ के लेखकों में सबसे प्रसिद्ध हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी शासकों के जीवन काल में काम किया। यानी 1253 से 1325 ईस्वी में एक बहुत बड़े बदलाव का युग रहा ये। वे तुर्क थे, उनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त प्रांत में बसा हुआ था। वे 14वीं शताब्दी के दौरान अफगान सुल्तानों के शासन में रहे। यानी बलवन के पुत्र के शासनकाल में से शुरुआत उन्होंने की थी और वो खिलजी वंश में भी रहे। खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, यानी काफ़ी शासकों के साथ उन्हें काम करने का अवसर मिला। वे फारसी के चोटी के कवि थे।
उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था, वे संगीतकार भी थे। हिंदी में खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करने का भी उन्हें श्रेय जाता है। तो इस तरह से वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। लोकप्रिय तंत्री वाद्य और सितार का भी आविष्कार उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसे कई विषयों पर रचना की जिनमें भारत ने विशेष प्रगति की। इनमें धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, भाषा और व्याकरण के अतिरिक्त संगीत, गणित और विज्ञान और आम का फल है। उनकी प्रसिद्धि का आधार उनके लोक प्रचलित गीत हैं जिन्हें उन्होंने बोलचाल की सामान्य हिंदी में लिखा है। बोलचाल की सामान्य हिंदी जिसे हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। उन्होंने ग्रामीण जनता से केवल उसकी भाषा ही नहीं ली बल्कि उनके रीति रिवाज, रहन सहन के ढंग का भी वर्णन अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में किया है। मैं उदाहरण से तौर पर आपको बताऊं, अंगना तो पर्वत भयो देहरी भई विदेश, और जा बाबुल घर आपने, मैं चली पिया के देश। दूसरी पंक्ति है, खुसरो शरीर सराय है, क्यों सोवे सुख चैन, कूच नगारा सांस का बाजत है दिन रैन। यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कि उन्होंने कहा है कि खुसरो ये शरीर तो सराय है, एक रात ठहरने, 2 रात ठहरने का है, और तुम यहाँ सुख से चैन से सो रहे हो कि जैसे हमेशा यहीं रहना है। कूच यानी यात्रा करने का जो नगाड़ा है उसकी सूचक ध्वनि है वो लगातार बज रही है सांस के रूप में। जो आपकी आती जाती सांस है ये आपका नगाड़े के रूप में ये संकेत कर रही है कि ये एक दिन ये सांसें खत्म हो जाएंगी और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो आप देखते रहे हैं कि दार्शनिकता को किस तरह से, कितनी व्यवहारिकता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने विभिन्न ऋतुओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी गीत लिखे। वे गीत अब भी उत्तर भारत और मध्य भारत के किसी भी गांव नगर में सुनाई दे जाते हैं। अमीर खुसरो ने अनगिनत पहेलियाँ लिखी। अपने लंबे जीवन काल में ही अमीर खुसरो अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलती जहां लगभग 600-800 वर्षों के पहले लिखे गए गीत आज भी आम जनता में लोकप्रिय है और उनकी लोकप्रियता बनी हुई है बिना उनकी भाषा में, उनके शब्दों में परिवर्तन किए। आज भी वो उसी तरह से गाए जाते हों। तो ये जो दिल्ली सल्तनत का एक दौर है जहाँ 1000 आप कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी से 15वीं शताब्दी तक, ये लगभग 400-500 वर्षों का एक लंबा दौर है जहाँ समन्वय के प्रयास दिखाई देते हैं। भारत में एक नया धर्म का जो प्रवेश होता है उसके दबाव में कह लें या उससे जुड़ने का एक सिलसिला यहाँ दिखाई देता है। और जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, चाहे आप उसको व्यापारी कह लो, कला और संस्कृति प्रेमी, साहित्य प्रेमी या कामगार हैं, उनका जो प्रस्थान दक्षिण की ओर हुआ, तो दक्षिण में किस तरह से बदलाव शुरू हुए और वर्ण व्यवस्था में जो जटिलता आती गई है, जो समाज में जटिलताएं आती गई, उसकी पहचान भी संतों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने, गुणी लोगों ने की और समन्वय के लगातार प्रयास किए। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इस टॉपिक की रूपरेखा आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।